नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टीवी भारत। उत्तर प्रदेश का होमगार्ड विभाग आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। लखनऊ में पुरानी जेल रोड स्थित होमगार्ड मुख्यालय में समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभागीय मंत्री धर्मवीर प्रजापति और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हमेशा की तरह इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी होमगार्ड जवानों के लिए कुछ नई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड विभाग की व्यवस्था और कार्यप्रणाली में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। भक्तों में वृद्धि से लेकर भुगतान प्रणाली में सुधार तक कई फैसलों ने जवानों को राहत दी है। ड्यूटी के दौरान किसी होमगार्ड की आकस्मिक मृत्यु होने पर बैंक के माध्यम से बीमा राशि देने की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्षों में भी जवानों के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं और आज भी कुछ नई घोषणाएं संभव है। और स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर के होमगार्ड जवानों में उत्साह देखा जा रहा है। सरकार की नई योजनाओं और संभावित घोषणाओं पर भी नजरें टिकी है। सर, आज स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर देश और दुनिया के मैसेज उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश होमगार्ड मंत्री के तौर पर? देखिए, होमगार्ड विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। 63वें होमगार्ड दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें सहभागिता कर रहे हैं। होमगार्ड जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए समय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे विभाग के लिए। 17 में जब से सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ऐतिहासिक बदलाव होमगार्ड विभाग के लिए हुए हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे तो घंटों उसमें समय लगेगा, लेकिन ऐतिहासिक बदलाव हुए, चाहे उनका दैनिक भत्ता बढ़ाने का 2 बार 2 दैनिक भत्ता, चाहे ट्रेनिंग भत्ता हो, और सीधा वर्दी भत्ता उनका सीधा खाते में देना। सबसे बड़ी बात उनका जो अंतर जनपदीय भत्ता था उसे चौगुना कर देना। बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आने के बाद हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि 17 से पहले हमारे होमगार्ड के जवानों के साथ कोई दुर्घटना होती थी, वो भी ड्यूटी के दौरान, तो बीमा राशि 3 लाख रुपए थी। उसमें भी बीमा कंपनियां चक्कर लगवाती थी और मिल नहीं पाता था समय से, और वो भी आधा अधूरा मिलता था। लेकिन जैसे ही सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, 3 लाख रुपए की बीमा राशि को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के रूप में उन्होंने किया। 1 हफ्ते के अंदर उस परिवार के खाते में पहुंच जाती है। दूसरा, हमने बैंकों से टाई अप किया। बैंकों में हमारे होमगार्ड जवानों को खाते खोलने होंगे, 1 रुपया उनका कटेगा नहीं। अपना दैनिक भत्ता उसमें लेंगे और यूज करेंगे। उसके बाद इस तरह की कई दुर्घटना होती है, पहले तो ड्यूटी के दौरान थी, इसमें ये भी छूट हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, चाहे वो घर पे है और ड्यूटी पे आ रहा है, ड्यूटी से जा रहा है, चाहे वो ड्यूटी के दौरान है, इस तरह की कोई घटना होती है तो 35 लाख से 40 लाख तक बैंक के और 5 लाख सरकार के अनुग्रह राशि जब 40-45 लाख उस परिवार को मिलते हैं, वहाँ तुम संतुष्टि हमको भी होती है कि उस परिवार के लिए, जिसने अपने देश समाज के लिए, प्रदेश समाज के लिए अपना समय दिया, उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए हम कुछ कर पाए, तो हम लोगों को भी आत्मसंतुष्टि होती है। और मैं मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत पिछले लंबे कालखंड के बाद ऐतिहासिक भर्ती होमगार्ड को दी है। इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हमारे 41,424 हमारे होमगार्ड के नौजवान मिलने वाले हैं हम लोगों को, तो हमारा होमगार्ड का विभाग जो है नौजवान होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बार फिर बड़े ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है और इसका खमियाजा भुगतान पड़ रहा है। यात्रियों को शनिवार सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें और भीड़ का बार बार फ्लाइट कैंसिल होने से अफरा तफरी मच गई है। यहाँ पूरा संकट तब तक गहरा गया जब तक DGCA ने अपने फ्लाइट ड्यूटी टाइम्स लिमिटेशन FTL को तुरंत प्रभाव से रोक दिया और इसी के बाद देश भर में इंडिगो की कई फ्लाइट्स या तो घंटों लेट हो या कैंसिल हो गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर ही आधी रात से सुबह 6 बजे तक के बीच 7
एयरलाइफ और 12 डिपर्चर रद्द किया गया और यात्रियों को वैकल्पिक विकल्प न मिलने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ्लाइट थी। मतलब हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ़्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ़्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे क्योंकि मतलब और कोई भी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन वे है ही नहीं। ट्रेन में तीन दिन लगते हैं और मतलब हमारा पूरा जो मेहनत थी, हमने पूरा 6-7 महीने जो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई है। मतलब अब हमारे पास कोई और वे नहीं है, वापस घर जाना पड़ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। मतलब कई बार तो बच्चों को 3-3 साल तक इसमें पार्ट लेना पड़ता है लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। हम पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे लेकिन फ्लाइट डिले होने के कारण कैंसिल हो जाने के कारण जो है हम नहीं जा पा रहे हैं अभी। मतलब हमारी टीम 6 जन की थी और हमारे साथ 2 मेंटर्स आ रहे थे, मतलब मेंटर करने के लिए। तो टोटल 8 जन थे हम लोग। सेम इंडिगो से फ्लाइट थी। मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप रिफंड ले लो लेकिन फ्लाइट रीशेड्यूल भी नहीं होगी और दूसरा कोई पॉसिबल वे है ही नहीं। मतलब अब सारे हाथ खड़े कर दिए। अब हमारा मतलब पैसा लेके क्या करेंगे जब अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। मतलब करियर अगर जो रास्ते में आ रहा है तो फिर क्या मतलब है पैसों का। इन देरियों का असर उन स्टूडेंट्स पर भी पड़ा जो एक अहम कॉन्टेस्ट के लिए यात्रा कर रहे थे। महर्षि जानी और उनकी टीम को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में हिस्सा लेना था लेकिन फ़्लाइट कैंसिल होने से उन्होंने महीनों की मेहनत के बावजूद यह मौका खो दिया और कुछ यात्री तो पिछले 2 दिनों से एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। हुसैन का कहना था कि जेद्दा से लौटने के बाद भी वे लखनऊ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनकी फ़्लाइट लगातार लेट होती जा रही है। आप कहाँ से हैं? मैं फिलहाल मैं रहता हूँ महाराजगंज जिला नौतनवा से। कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर के करीब में मैं आया हूँ जिद्दा से अहमदाबाद से लखनऊ। मेरा बोर्डिंग पास भी है। अब पिछले 2 दिन से मैं चक्कर काटा हूँ, डीले। मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं सहायता मिला। न खाना है, न दाना है, न पानी है, सब कुछ अपना है। क्या बोल रहा है मैनेजमेंट? क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट कह रहा है कि कल जाएगा, कल अब रात भर जागो, यहीं सो, यहीं बैठो। और फिर कल आने के बाद बोल रहा है कि कैंसिल है। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहा है 11:25 पे जाएगा। बोर्डिंग पे कहीं कुछ नाम ही नहीं है किसी उस प्लेन का लखनऊ के लिए। और अभी रहने खाने पीने का आपको कुछ नहीं, सब कुछ अपना ही लेना पड़ रहा है। सब महंगा सब अपना लेना पड़ रहा है। ना होटल दे रहा है, ना खाना दे रहा है, ना पानी दे रहा है, कुछ नहीं। और लोगों को भी यही दिक्कत है? सबको, मेरे सभी दोस्तों के सब यही दिक्कत है। सब देख लीजिए कहाँ से कहाँ आए, तो बहुत परेशानी हो रहा है। तो अभी क्या अल्टरनेट आपके पास है? कोई विकल्प नहीं। ट्रेन भी नहीं जा रहा है। ट्रेन जा रहा है तो फुल है, उसमें सीट भी नहीं। आज जिसमें हम पैसा दिए हैं वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं, बस टिकट दे रहे हैं, फर्जी टिकट कि जब कल जाएगा। कल जाते समय रात भर जागो, एक उम्मीद के लिए कि जब कल जा सकते हैं घर, तो फिर अन मौके में बोल रहा है कि डिले हो गया, कैंसिल हो गया। अब सॉरी सर, कैंसिल हो गया, फिर बाद में जाएगा, अगले दिन जाएगा। बहुत परेशानी हो रही है। 22 तारीख को शादी का दिन है, हम लोग यहाँ परेशान हैं। इधर नागरिक उद्यान मंत्रालय ने एयरलाइंस खासतौर पर इंडिगो को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शेड्यूल में आ रही गंभीर बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए और सर्विस को बिना किसी देरी के स्थिर किया जाए। यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए सरकार ने 2 आदेश जारी किए हैं जिनका मकसद जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करना है। भारत का एविएशन सेक्टर
इस समय फ्लाइट रुकावटों के एक ऐतिहासिक संकट से गुजर रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली सभी घरेलू उड़ानें कैंसिल कर दी गई है और ऑपरेशनल फेलियर का असर इतना बड़ा है कि आज के दिन 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जो अब तक का सबसे बड़ा डिसरप्शन माना जा रहा है। और हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हालत को जल्द सामान्य करने में जुटी है, और लेकिन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने साफ कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच ही स्थिति पूरी तरह नॉर्मल होने की उम्मीद है। I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes, yet for you as a customer, it's important how we as Indigo address this. We have defined 3 lines of action. Firstly, customer communication and addressing your needs. For this, messages have been sent on social media, and just now a more detailed communication with information on refunds, cancellations and other customer support measures was sent. Also, we've stepped up our call center capacity. Secondly, due to yesterday's situation, we had customers stranded mostly at the nation's largest airports. Our focus was for all of them to be able to travel today itself, which will be achieved. For this, we also ask customers whose flights are cancelled not to come to airports, as notifications are sent on this. Thirdly, cancellations were made for today as to align our crew and planes to be where they need to start afresh tomorrow morning. Earlier measures of the last few days regrettably have proven not to be enough. So we've decided today for a reboot of all our systems and schedules, resulting in the highest number of cancellations so far, but imperative for progressive improvements starting as from tomorrow. With these actions, we expect tomorrow to have cancellations below 1,000. The support of DGCA in providing specific FDTL implementation relief is of great help. Still, there's lots of work in progress, but going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. I do understand that these disruptions have caused much discomfort to our customers and has shaken their belief in Indigo's reliability so carefully built over these past 19 years. My colleagues, all the great Indigo teams and frontline staff have been working relentlessly to address the situation. Rest assured, we are doing everything in our control to not only restore your trust and belief, but strengthen it further over time. Thank you for your patience, understanding and kindness during this difficult time. We shall keep you updated on an ongoing basis. इंडिगो के सीईओ की माने तो यात्रियों को कम से कम कुछ और दिनों तक इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उधर बढ़ती शिकायतों और फंसे यात्रियों की स्थिति को देखते हुए सरकार ने भी अब सख्त कदम उठाए हैं। लगातार बढ़ रही देरी और कैंसिलेशन, खासतौर पर इंडिगो की उड़ानों में, तो देखते हुए सिविल एविएशन
मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को तुरंत और सक्रिय कदम उठाए हैं और DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन ऑर्डर को तुरंत प्रभाव को रोक दिया गया और ताकि पायलट उपलब्धता बढ़ाकर उड़ानों को सामान्य किया जा सके। और मिनिस्ट्री का कहना है कि यह फैसला एयर सेफ्टी से समझौता किए बिना यात्रियों के हित में लिया गया है, खासकर सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स, मरीजों और उन लोगों के लिए जिनकी महत्वपूर्ण यात्राएं देरी से गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थी। इसके साथ ही उड़ान सेवाओं को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए कई ऑपरेशनल उपाय लागू किए गए हैं। मिनिस्ट्री का अनुमान है कि फ्लाइट शेड्यूल कल से स्थिर होना शुरू हो जाएगा और अगले 3 दिनों में पूरी तरह बहाल हो सकता है। दिल्ली से बड़ी खबर है। बसपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वहां जनगणना अपराधों में शामिल नाबालिगों की उम्र सीमा घटाने के लिए कानून में बदलाव का प्रस्ताव लाएंगे। उनका कहना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में संशोधन कर नाबालिग की परिभाषा को 18 से घटाकर 14 वर्ष किया जाना चाहिए। मनोज तिवारी ने बताया कि बढ़ते गंभीर अपराधों को देखते हुए अब समय आ गया है कि कानून में सख्ती लाई जाए। इसके लिए वहां लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें 14 साल से ऊपर के नाबालिगों को जनगणना अपराधों में वयस्क के रूप में ट्रायल करने का प्रस्ताव होगा। अगर यहां संशोधन आता है तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में यहाँ पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। अब नज़रें इस बात पर होगी कि संसद में इस प्रस्ताव को किस तरह प्रतिक्रिया मिलती है। कि अभी 17 साल तक के बच्चे वो जुवेनाइल माने जाते हैं और उनका जो हमारा नियम है किशोर न्याय अधिनियम 2015, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं निर्भया केस में भी और उसके बाद भी हम अपनी लोकसभा और अलग देश के समाचारों में और एक सर्वे भी आ रहा है कि 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 17 साल, 16 साल, 15 साल, ये बहुत हीलियस क्राइम में लिप्त हो जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रस्ताव है, बिल है, वो ये है कि जुवेनाइल का एज 14 किया जाए, क्योंकि मैं ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं जहां एक बच्चा 3 बार मर्डर करता है, जाता है, छूट जाता है, फिर आता है, फिर मर्डर करता है। तो इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है और मैंने बहुत सोच समझ के, मैं अक्सर प्राइवेट मेंबर बिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोई विषय खोजता हूं और ये बहुत गंभीर विषय है। हम उन अपराधियों को हीलियस क्राइम करके बच जाने का मौका, सिर्फ कि वो 17 साल के हैं, वो अभी 16 साल के हैं, 15 साल के, तो ये एज घटे, 14 साल हो, मैं उसकी प्रार्थना लगाया। आज देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के संसद परिसर में सुबह आयोजित VIP सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं और जनमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर रहा हूँ। उनका
दूरदर्शी नेतृत्व और न्याय, समानता और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीय यात्रा का मार्गदर्शन करती रहती है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब की प्रेरणा एक विकसित भारत की दिशा में हमारा मार्ग रोशन करती रहे। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की उनकी विरासत संविधान की रक्षा मेरे संकल्प को और मजबूत करती है। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं और आयोजित की जा रही है और लोग सोशल मीडिया पर भी बाबा साहेब के विचारों और योगदान को याद कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित इंडिया रूस बिजनेस फोरम में आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस की आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्देश्य है सभी सेक्टरों में बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करना। और पुतिन ने कहा कि भारत और रूस लंबे समय से विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार रहे हैं और आज दोनों देशों के बीच व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। उन्होंने इस बीच पर विशेष जोर दिया कि द्विपक्षीय व्यापार में जिस तरह की बढ़ोतरी अभी देखने को मिल रही है, वैसे पहले कभी नहीं हुई। इंडिया रूस बिजनेस फोरम में पुतिन के इस संबोधन को दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। Is one of the fastest growing in the world. Figures speak for themselves. Over a decade, the GDP of the country has almost doubled, and in terms of the purchasing power parity, it increased by 2.5 times. Thanks to the sound economic policy and such landmark initiatives by Prime Minister Modi as Make in India program, India is strengthening its technological sovereignty. The Indian processing and light industry, IT sector, and pharmaceuticals take leading positions in the world. In Russia, we study the Indian experience with interest, and it is used in implementation of our national programs of import substitution and localization of products with high value added. The leadership of two countries, and Prime Minister Modi and I in person, pay particular attention to deepening multifaceted economic ties between Russia and India. Following today's negotiations, we adopted the program for the development of Russian and Indian economic cooperation. This comprehensive document aims at making sure that we can achieve the goal Mr. Modi and I set for ourselves, so that we can increase the trade volume by 2030 to $100 billion.
It requires most active efforts of business communities from both countries, aimed at further expanding and diversification of trade volumes and building balanced structure of reciprocal trade. Given the significant trade deficit of Russia, the Russian business, our companies are ready to manifold increase the purchase from India of a widest range of goods and services. We are interested in it, dear friends, because it makes our economy more resilient. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहे होम टीवी भारत।